Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the very important aspect of writing the research proposal, thesis, or a research paper. That I have a very good idea. I have a very good research gap that I explore through my sources, but I am not able to write the introduction. It's very often I, being a supervisor, face the question from the students that, sir, I have this research gap, and that the concept that they bring or sort out or extract from the sources is a very good, but they fail to produce a good introduction. So there are some baby steps for writing an effective introduction. I hope so you guys will like it. So let's start from the point number one. That is about the establishing the problem that और इशू यू वांट टू रिसर्च. क्या होता है जी, सबसे पहले कि आपको अपनी टेरिटरी क्रिएट करनी होती है. जैसे कि आप बिल्कुल एक समझ लें कि आप एक जगह पर यू आर गोइंग टू कैरी आउट अ वॉर, ठीक है जी, या आप कोई गेम खेलते हैं लाइक क्रिकेट. तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर लेते हैं कि मैंने फील्डिंग कहाँ पर किस तरीके से मेरी होगी, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ मैंने आना है या एक्टिव होकर आना है, मैंने अटैकिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है. ठीक है, तो उसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए फिर आप अपनी बाकी जो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है या आपका प्लान होता है उसको उसी तरह एग्जीक्यूट करते हैं. तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रीडर को एक खास एरिया तक लिमिट करना है. यू हैव टू स्टेब्लिश और क्रिएट अ टेरिटरी ऑफ योर रिसर्च. ठीक है, कैसे आप अपनी टेरिटरी को क्रिएट करते हैं कि आप जनरल डिस्कशन से शुरू होते हुए, ठीक है जी, आप अपने रिलेवेंट वेरिएबल्स के बारे में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से की इंग्रेडिएंट्स हैं दैट बेसिकली गोज इन द फेवर ऑफ योर स्टडी. ठीक है जी, यू बेसिकली हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम कंटेम्प्रेरी इश्यूज के दौरान क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. फिर आप उसके बारे में जनरल, जिसे हम कहते हैं कि आप एक जनरल एजम्पशन से आप स्पेसिफिक होते जाते हैं. तो आप जनरलाइज व्यू को लेते हुए, जाहिर सी बात है, जब आप अपने इसको प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं तो आप जनरलाइज से स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं. और फिर फर्दर प्रेजेंट एंड ओवरव्यू ऑन करंट रिसर्च ऑन द इशू ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है जी, और आपने जिस रिसर्च या प्रॉब्लम को या टॉपिक को, रिसर्च प्रॉब्लम को आपने चूज किया है, उस पर करंट स्टडीज जो है वो क्या कहती है, उसका ओवरव्यू आपने देना है. ठीक है जी, तो बेसिकली आप इन तीन एलिमेंट्स को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं. ठीक है, आप ऑडियंस को यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मेरा एरिया किस तरफ है, मैं किस एरिया में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है जी, और बाकी चीज़ें मेरे इस स्कोप से बाहर, और मैं क्यों इस एरिया पर आना चाहता हूँ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो आपने इसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन करनी होती है. देन यू प्रोवाइड. जब आप पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं तो बेसिकली पॉइंट नंबर 3 आपका पॉइंट नंबर 2 के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक हो जाता है. ठीक है जी, मिसाल के तौर पे फिर आप जब आपने करंट रिसर्च के ऊपर जब ओवरव्यू देने लगते हैं, वो भी आपके स्पेसिफिक आपके इशू या प्रॉब्लम ओरिएंटेड, तो फिर आप उसके अंदर एक थोड़ा सा डिटेल वर्थ और डाल देते हैं अबाउट द प्रोविजन ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थिंकिंग अबाउट एंड और रिसर्च इनटू योर रिसर्च प्रॉब्लम. कि अभी तक इन पास्ट, ठीक है जी, पिछली जितनी भी स्टडीज हुई हैं, आपने इसके अंदर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें आप ज़्यादा डिटेल लिख नहीं सकते, इसलिए आप
मोर और लेस 1 और 2 पैराग्राफ के अंदर इसको कंक्लूड कर देते हैं कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं जो अभी तक चली आई हैं, आपने किस उनकी स्टडीज आपके पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से क्या कहती हैं, उन्होंने अभी तक क्या काविश की है, उन्होंने के क्या फाइंडिंग्स आई हैं, और उन्होंने किस एरिया और किस डोमेन में जाते हुए इस पर काम किया है। तो आप वो चीजें इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। देन जब जाहिर सी बात है आपने एग्जिस्टिंग स्टडीज बता दी, तो आपका पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, विच इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गैप, कि जी किस तरीके से वो अभी तक जो गैप आपने आइडेंटिफाई किया, वो अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 2 के साथ लिंक करूं कि जी आपने यहाँ पे स्टडीज बता दी, ठीक है जी, अपने मिसाल के तौर पे आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर अपनी वो पूरी पास्ट की स्टडीज बता दी कि उन स्टडीज ने आपके ही रेलेवेंट एरिया के अंदर जो काम किया है वो किस कंटेक्स्ट में किया है, किन डायमेंशंस को लेते हुए किया है, कब कब किया है, और उसको आप फर्दर लिंक कर देते हैं, ठीक है जी, अपने कंपोनेंट 3 के साथ कि वो कौन सा अभी तक गैप है जो कि अनरिजॉल्व और अभी तक रहा है, ठीक है जी, किसके अंदर, एग्जिस्टिंग नॉलेज और रिसर्च के अंदर, ठीक है जी, जो कि आप अभी फुलफिल करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मली हम देखते हैं कि जी previous studies have mistakenly assumed या none of the, तो ये कुछ statements that despite prior observations of water behavior in local action but it remains unclear what do some single mothers choose to avoid, then consequently these figures need to examine in more detail, ठीक है जी। तो या अक्सर आप ये वाला स्टेटमेंट हम बहुत देखेंगे, ऑल दो सम एक्सपर्ट्स इन द फील्ड बिलीव, जो भी है दे हैव ओवरलुक। तो आप बेसिकली इन स्टेटमेंट्स की के थ्रू आप अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप कर देते हैं कि जी यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 में मेरे टॉपिक पर इन स्टडीज में काम हुआ है, इस एरिया के थ्रू हुआ है, इन वेरिएबल्स के थ्रू हुआ है, और फिर इन वेरिएबल्स के ऊपर अभी जो लेफ्ट ओवर रह गए हैं या ओवरलुक्ड रह गए हैं या गलत तरीके से अभी तक उनके डायनामिक इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं, तो आप वो यहाँ पर उसके बारे में लिख देते हैं विद रेफरेंसेस कि यस ये जो मेरा गैप है ये सपोर्टेड है थ्रू दीज रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च जो मुझे मिली है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और पॉइंट होता है जो कि मिसिंग अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं, दैट इज अबाउट योर नॉलेज क्लेम, ठीक है जी। आप अपनी गैप ऑफ द स्टडी को जब आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू फिल दिस गैप विच इज टेकन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टडीज, ठीक है जी, आई एम गोइंग अगेन कि एग्जिस्टिंग स्टडीज के थ्रू जो गैप आइडेंटिफाई हुआ है अब मैं वो स्टडी के अंदर फिल करूंगा, तो वो आप कैसे फिल करेंगे, स्टेट योर रिसर्च नॉलेज क्लेम मेकिंग श्योर टू प्लेस योर रिसर्च विद इन द गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब देर आर वेरियस ऑफ द इंक्विजिटिव थीसिस हैं, पैराजोडिकल थीसिस हैं या करेक्टिव थीसिस होती हैं, जिसके अंदर हम जो हैं अपनी नॉलेज क्लेम को डिस्कस करते हैं कि जो मेरा एरिया है, नॉलेज एरिया है, उसके अंदर मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मेरी वो ओरिजिनलिटी, प्रोपोज्ड ओरिजिनलिटी क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये लिंक जो होता है ये मिसिंग हो जाता है। तो आप अपने नॉलेज क्लेम के जरूर बताएं कि आप किस तरीके से एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव करने में क्या आपका रोल है, किस तरीके का रोल है। अब वो रोल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप वो रोल पॉइंट नंबर 5 के थ्रू करेंगे। देख लाइट से उसे कि लाइट से फॉर इंस्टेंस कि जी क्यों आपकी रिसर्च रिलेवेंट है, या क्वेश्चन आप खुद से आंसर करें, ठीक है जी। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड एंड बियॉन्ड, ठीक है जी, एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट योर रिसर्च। ये आपने 3 क्वेश्चन मिनिमम, इन 3 क्वेश्चंस को जरूर टारगेट करना है कि आपकी स्टडी रिलेवेंट क्यों है, ठीक है जी। जस्ट इंक्लूजन या एक्सक्लूजन या इंडक्शन कर देना किसी एक आध वेरिएबल को, किसी को मीडिएटर में ले आए, किसी को मॉडरेटर में ले आए, या डिपेंडेंट को चेंज कर दें या इंडिपेंडेंट को चेंज कर दें, दिस इज नॉट
द थिंग, ठीक है जी। आपको अपने नॉलेज एरिया के दरमियान रहते हुए यू आर क्लेमिंग द नॉलेज एरिया, हाउ दिस एरिया और नॉलेज रिसर्च नॉलेज क्लेम इज रेलेवेंट, किस तरीके से ये जो आप नॉलेज क्लेम कर रहे हैं ये रेलेवेंट है आपकी स्टडी के दरमियान, ठीक है जी। सेकेंडली, फिर यही आपकी स्टडी किस तरीके से इस नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज या फ्यू फील्ड की कंट्रीब्यूशन में कैसे वो जो है रोल प्ले कर रही है, और क्यों इसके ऊपर काम किया जाए। नॉर्मली इसको बहुत सारे जो एग्जामिनर्स हैं वो या स्कॉलर्स हैं, सुपरवाइजर सिग्निफिकेंस के एस्पेक्ट में ले जाते हैं, वहां पर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वही चीज वंस अगेन, ये वाला लिंक जो होगा, व्हाई शुड वी केयर अबाउट योर रिसर्च, ये बेसिकली आपको अगेन कंपोनेंट नंबर 1 की तरफ ले जाएगा, जगह हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, ठीक है जी, कि आपकी प्रॉब्लम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली लाइक इट्स लाइक अ चेन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन पूरा थीसिस ये एक चेन के मानंद है, कड़ी से कड़ी मिलकर एक चेन बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है जी, और अपना एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप सो जब आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर एक अच्छा इफेक्टिव परसुएसिव इंट्रोडक्शन तैयार होगा। और नो डाउट ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आप गाए बगाए है रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर लेटेस्ट रेफरेंसेस के थ्रू डिस्कशन करेंगे, थ्योरीज के थ्रू डिस्कशन करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सपोर्ट योर आइडिया, योर प्रॉब्लम, योर कॉन्सेप्ट, सो यू आर ओपन to support your argument with maximum references as much as you can, ठीक है जी। जितने ज्यादा रेफरेंसेस के थ्रू आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब यही होगा कि आपने उतना ही ज्यादा पढ़ा है, उतना ही अच्छा पढ़ा है, और जब अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा आप लिख भी सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेबी स्टेप्स थे, आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होंगी। अभी भी कोई इश्यूज हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नहीं भूलिएगा, ठीक है जी। वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह उस पर और भी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस पोस्ट होती रहेंगी। आपकी कीमती आरा का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आपकी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकूँ। मेरा ईमेल एड्रेस भी इसमें मौजूद है, आप मुझसे बाय फ़ोन व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।